गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जीवों में जनन चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं युग्मक संरचना के दौरान कोशिका का विभाजन कैसे होता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताए थे, युग्मक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है। अब ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं दोनों ही अगुणित होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था अगुणित होता है। चाहे जीव जो इनका जो पेरेंट्स हैं वो द्विगुणित हो या अगुणित हो। द्विगुणित और अगुणित का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो द्विगुणित में तो ठीक है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो युग्मक का फॉर्मेशन होता है वो अगुणित होता है, लेकिन जो अगुणित जीव होते हैं जो एक्स वाले होते हैं, क्या उनमें ये जो युग्मक का सबसे पहली बात तो ये है कि जो अगुणित जीव होते हैं उनमें इन युग्मकों का फॉर्मेशन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, क्योंकि इनमें युग्मकों में क्रोमोसोम्स की संख्या ऑलरेडी अगुणित है, एक्स है। इसलिए समसूत्री विभाजन के द्वारा जो युग्मक बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या x यानी कि अगुणित ही होता है। तो क्या इनमें कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है? नहीं होता है। देखिए समझो इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए द्विगुणित जीव है, 2x है ना, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे x और x युग्मकों का निर्माण हो गया। तो ये क्या हो गया? अगुणित हो गया। ये क्या है? द्विगुणित है। ठीक है। और ये क्या हो गया? अगुणित हो गया। अब जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन या फर्टिलाइजेशन, तो ये फिर से कैसे हो जाएंगे? द्विगुणित हो जाएंगे। ठीक है। ये क्या है? द्विगुणित जीवों में, है ना। लेकिन जो अगुणित जीव होते हैं, अगुणित जीव होते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम्स वाले होते हैं। मतलब इनमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो पेयर में नहीं होगा, इनमें विषम संख्या में होगा। 9 है, 3 है, 11 है, 21 है, इस टाइप का। ठीक है। तो इन्हें अगुणित जीव कहा जाता है। और द्विगुणित जीव में क्या होगा? ये पेयर में होगा हमेशा, मतलब सम संख्या में होगा। 2 है, 10 है, 20 है, 100 है, ऐसे होता है। ठीक है। तो ये अगुणित में पेरेंट्स जब अगुणित है तो समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होगा, यानी युग्मक क्या होगा? अगुणित ही होगा युग्मक। ठीक है। अब जब एक युग्मक और दूसरा युग्मक आपस में निषेचन करेंगे तो द्विगुणित 2x वाला जायगोट बनता है। ये विभाजन कैसा हो गया? समसूत्री विभाजन, है ना। समसूत्री विभाजन हुआ, दो युग्मक बने अगुणित, इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ जिससे जायगोट जो है वो 2x वाला बना। अब इस जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे आगे बनने वाली जो कोशिका होती है, सेल होती है, वह हो जाता है अगुणित फिर से। अब इसी सेल में फिर कंटिन्यू समसूत्री विभाजन होते जाएगा और अगुणित जीव का निर्माण होता है ना। ठीक है। और यहाँ पर निषेचन के फलस्वरूप ये क्या बना? जायगोट बना। और फिर यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा जिससे बनने वाली कोशिका जो है वो हमेशा 2x वाली यानी कि द्विगुणित होती है। ओके। बहुत सारे अगुणित पादप जो कि जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अगुणित पादप में उदाहरण है मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा इत्यादि। और द्विगुणित जीव में पादप में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इत्यादि आते हैं। और प्राणियों में अधिकांश प्राणी जो है वो द्विगुणित ही होते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी इसमें शामिल है, जिसका जनकी इकाई यानी कि जायगोट और जो युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो द्विगुणित होते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे अब स्पष्ट हो गया कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो न्यूनकारी विभाजन है, जहाँ पे द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्र का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से ही निगमित होता है। और पिछले लेक्चर में हमने एक चार्ट भी देखा था, अभी भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, जिसमें कि ये आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन 2n गुणसूत्रों की संख्या और युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है ना। अर्धसूत्राणुओं क्रोमोसोम में द्विगुणित 2n गुणसूत्रों की संख्या और कुछ जीवों के अगुणित n संख्या को यहाँ पर दिया हुआ है, और कुछ जो है वो रिक्त दिया हुआ है, रिक्त किया हुआ है, तो भर सकते हैं यहाँ पर अपन। जैसे मनुष्य में 46 है तो अगुणित संख्या 23 हो जाएगी। घरेलू मक्खी में 12 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। चूहा में अगुणित संख्या 21 है तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार हम इस पूरे चार्ट को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो युग्मक बने हैं विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन के दौरान, इनका स्थानांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है हम ये देखेंगे, है ना। तो इनका स्थानांतरण, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि इनमें जो नर और मादा युग्मक बने हैं कायिक रूप से निकट आते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, और इस फर्टिलाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आए। जनरली हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो मादा युग्मक होती है वो अचल होती है, यानी अपने स्थान से चल फिर नहीं चल सकती, और जो नर युग्मक होता है वो चलनशील होता है और अपने स्थान से वो मादा युग्मकों तक पहुंचता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। कुछ फंजाई और शैवालों में साधारण रूप से दोनों किस्म जो युग्मक होते हैं वो चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाने के लिए नर युग्मकों को माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि अधिकांश जो साधारण पादप है, जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए नर युग्मक के लिए माध्यम जल ही होता है ना। और जो विकसित प्रकार के पौधे हैं, जो स्थलीय पौधे हैं, उनमें नर युग्मकों के लिए माध्यम जो है विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे वायु हो सकता है, जल हो सकता है, और अन्य जीव हो सकते हैं, पक्षी, तितली, बहुत सारे कीड़े मकोड़े। ये जो है वो नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचने में सहायता करते हैं। ये तो हुई पादपों की बात। पादपों में इस प्रकार नर युग्मकों का मादा युग्मक तक पहुंचना जो है वो परागन की क्रिया कहलाती है। परागन की क्रिया के द्वारा नर युग्मक परागकण या जो भी मेल गैमीट बना है वो मादा युग्मक यानी अंडक के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, और फिर वहाँ पर कुछ रसायन विमोचित होते हैं जिससे नर युग्मक या परागकण में पराग नलिका का निर्माण होता है। और यह पराग नलिका जो वर्तिका होती है उस नली के अंदर आगे बढ़ते हुए इसका जो गैमिट्स होते हैं या युग्मक होता है या केंद्रक होता है वो मादा युग्मक तक पहुंचकर उसे संलयित हो जाता है। यह क्रिया जो है फर्टिलाइजेशन कहलाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि युग्मक का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो पौधों में यह क्रिया परागन कहलाती है, और चूंकि इस स्थानांतरण के दौरान बहुत सारे नर युग्मक जो है वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। परागन की क्रिया के द्वारा होता है पादपों में, तो बहुत सारे जो नर युग्मक है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नर युग्मक जो बनते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उनकी संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है, ताकि अगर नष्ट हो भी जाए, मान लो 100 नर युग्मक हैं, उनमें से अगर 90 भी नष्ट हो जाए तो 10 तो बचेगा जो कि परागन की क्रिया को संपन्न कर पाएंगे, ठीक है। और जो स्वपरागन की क्रिया होती है, जो पौधे द्विलिंगी होते हैं जैसे मटर वगैरह में, तो उनमें तो नर युग्मकों के नष्ट होने की संभावना कम होती है और आसानी से भी परागन हो जाता है, क्योंकि एक ही पुष्प के अंदर जो है वो स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। तो पुंकेसर में बनने वाला परागकण आसानी से स्त्री केसर तक पहुंच जाता है और परागन की क्रिया कर लेता है, तो बहुत अधिक नर युग्मक बनने की इनमें आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार बहुत सारे जंतुओं में ये जो युग्मक का स्थानांतरण होता है
है ना। और इस स्थानांतरण के बाद नर युग्मक जो है वो चल होता है। इसके लिए अलग अलग माध्यम होता है, जिनमें बाह्य निषेचन होता है, हम देखेंगे वो बाह्य माध्यम के द्वारा फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, और जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनमें शरीर के अंदर ही नर युग्मक जो है वो तैर कर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार युग्मकों का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार युग्मकों के स्थानांतरण के लिए विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती हैं। लैंगिक जनन में ये सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन को सफलतापूर्वक स्थानांतरण और युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो अगर हम निषेचन पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए निषेचन जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।